हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कक्षा में। पिछले कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने आपको बताया था कि एक ईसाई पादरी थे जो कि बेल्जियम के निवासी थे। उन्होंने बताया कि जो है एक बहुत बड़ा पिंड था ब्रह्मांड में और वो पिंड किसी अज्ञात शक्ति के कारण टूट गया और उसके टूटने के कारण जो है अंतरिक्ष में जहाँ तहाँ अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं बनी और उन आकाश गंगाओं में जो है अरबों की संख्या में तारे बने और उनके इस सिद्धांत को जो है हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं या बिग बैंग थियरी कहते हैं। तो ये बातें हमने आपको बताई थी पिछली कक्षा में और ये भी बताया था कि सौरमंडल जो ग्रह थे वो कैसे बने। इन सब के बारे में हमने दो तीन वैज्ञानिकों के बारे में, दो तीन भूगोलवेत्ताओं के बारे में चर्चा की थी। मित्रों, अंतरिक्ष में एक हब्बल नामक टेलीस्कोप छोड़ा गया और उस हब्बल नामक टेलीस्कोप से पता चला कि जो आकाश गंगाएं हैं और ये जो अंतरिक्ष है वो अभी भी विस्तारित हो रहा है, वो फैल रहा है। मतलब जिस अज्ञात शक्ति के कारण उस पिंड में विस्फोट हुआ था वही अज्ञात शक्ति जो है उन पिंड उस मतलब क्या कर रही है, अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को विस्तारित कर रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो अज्ञात शक्ति ब्रह्मांड को विस्तारित करना बंद कर देगी, खींचना बंद कर देगी। तो होगा क्या कि समस्त ब्रह्मांड जो है फिर उसी पिंड के रूप में एक हो जाएगा और इस तरह से जो अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, जो आकाश गंगाएं हैं वो समस्त उस पिंड में समाहित हो जाएंगी और ये पृथ्वी भी सूर्य में सट जाएगा। सूर्य जो है मंदाकिनी के केंद्र में चला जाएगा, मंदाकिनी भी ब्रह्मांड के केंद्र में चली जाएगी और इस तरह से फिर वो पिंड का रूप धारण कर लेगा। इस तरह से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सब हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल की खोज जो है वो कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। सौरमंडल में है क्या? सौरमंडल में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जो उल्का पिंड है वो हैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सब हैं। इन सब को मिला करके सौरमंडल बनता है। तो आज हम लोग सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, सूर्य के बारे में कुछ तथ्यात्मक तथ्य हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं। जैसे कि सूर्य का जो व्यास है वो 13,90,000 किलोमीटर है, जो कि हमारी पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज़्यादा बड़ा है। और सूर्य की दूरी जो है पृथ्वी से 14,96,00,000 किलोमीटर है और सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये तो रहा कुछ जो है तथ्यात्मक जानकारी। और सूर्य का जीवन काल भी देख लेते हैं। सूर्य का जीवन काल जो है वो 10 अरब साल है और सूर्य जो है अपने जीवन का लगभग आधा 5 अरब वर्ष जी चुका है। मतलब 4.98 अरब वर्ष जी चुका है। तो ये रहा तथ्यात्मक जानकारी। अब हम लोग पढ़ते हैं सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में। मित्रों, जो आप ये सूर्य देख रहे हैं, ये सूर्य बनाया है हमने और तो सूर्य की संरचना का अध्ययन करना है तो हम इसका एक टुकड़ा ले लेते हैं, इसका एक भाग, एक चौथाई भाग निकाल लेते हैं। सूर्य जो है वो 3 सतह से मिलकर बना हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, ये हो गया एक सतह, ये हो गया दूसरा सतह, ये हो गया तीसरा सतह। तो जो सूर्य का केंद्रीय भाग है, रेडी देखिए, जो सूर्य का केंद्रीय भाग है इसको हम लोग कहते हैं कोर। इसे हम लोग कहते हैं कोर। इसका तापमान है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। मित्रों, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बहुत होता है। जैसे आप पानी गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भाप बन करके उड़ने लगता है, उसमें अंगुली डालिए तो क्या हाल होता है। 15 मिलियन, 1 मिलियन लगभग 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया? लगभग 1.5 करोड़, मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ होगा। तो आप लोग गणना के लिए कर लीजिएगा। तो सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और सूर्य के कोर में होता क्या है? ये हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। सूर्य एक तारा है और जैसे तारे प्लाज्मा अवस्था में है, सूर्य भी प्लाज्मा अवस्था में है। देखिए, ये कोर है आपका, इसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें होता क्या है? हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ये तो रहा सूर्य का कोर। अब इसके बाद कोर के बाद आता है रेडिएटिव जोन।
कोर के बाद रेडिएटिव जोन आता है, इसको हम लोग विकिरण मंडल भी कहते हैं। रेडिएटिव जोन को विकिरण मंडल भी कहते हैं। जब इस कोर में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, उसके फलस्वरूप भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यहीं से विकिरण भी शुरू होता है। और ये विकिरण यहाँ तो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ रेडिएटिव जोन में आने के बाद ये विकिरण स्पष्ट देखा जा सकता है। और इस विकिरण जोन में होता क्या है, इसमें एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होते हैं और फोटान होता है। फोटान क्या है? फोटान प्रकाश है, प्रकाश है। ये फोटान जो है हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए डाट 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 लाइन के रूप में हमारी पृथ्वी तक आता है। प्रकाश कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है, ये बिंदु के रूप में पड़ता है, जैसे डाट डाट डाट, ये मतलब चुंबकीय विकिरण के रूप में ये चलता है। देखिए प्रकाश हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए ये बाहर आता है, तो ये रहा। इसके बाद एक्सरे होता है और इसके बाद गामा रेज होता है। एक्सरेज क्या होता है, आप कभी जैसे किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास एक्सरे करवाने हैं, तो वो डॉक्टर जो है जो डॉक्टर जिस मशीन से एक्सरे करता है उस मशीन में 6 रेंट जोन पर एक्सरे करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर 6 रेंट जोन का एक्सरे प्रवेश करता है। वो विकिरण हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो अंदर की तस्वीर उससे खींच लेता है और पता चलता है कौन सी हड्डी टूटी है, कौन सी हड्डी क्या हुआ है, उससे ये पता चलता है। तो 6 रेंट जोन का एक्सरे जो है डॉक्टर करता है। 20 रेंट जोन तक एक्सरे हमारा शरीर बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई 100 रेंट जोन मार दे तो क्या होगा, तो हमारे शरीर का जो मांस है वो हट करके बाहर हो जाएगा। जैसे परमाणु बम फटता है तो उसमें से 250 रेंट जोन का एक्सरे निकलता है। परमाणु बम जिस स्थान पर फटता है उस स्थान पर तो तबाही होती है, लेकिन उसके फलस्वरूप जो एक्सरेज किरणें निकलती हैं और दूर दूर तक जाती हैं, तो जिस जिस स्थान पर जाती हैं वहां के आदमी का मांस निकाल करके उसको क्या करती हैं, मार डालती हैं। तो ये रहा एक्सरेज। और देखिए इसी विकिरण जोन में गामा रेज भी पाया जाता है। एक्स रेज किरण जो होता है वो मांस को बाहर निकाल सकता है, मांस के चीथड़े फेंक सकता है, लेकिन वो हड्डी को तोड़ नहीं रख सकता है। ये गामा रेज जो होती है एक्स रेज से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है, वो हड्डी को भी चूर चूर कर सकती है। तो देखिए कितना खतरनाक है ये रेडियोटिव जोन, इससे एक्स रेज निकलता है, गामा रेज भी निकलता है और फोटान जो कि प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है वो भी निकलता है। अगर ये सोचिए एक्स रेज गामा रेज वो सीधे हमारी धरती पर आए तो क्या होगा, कितनी बड़ी तबाही होगी, कितना बड़ा विनाश होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने पाता है। प्रकृति ने सबकी व्यवस्था करके रखी है। देखिए ये रहा कोर, ये रहा रेडिएटिव जोन, और इसके बाद जो मित्रों ये जोन आता है इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन, और इसको हिंदी में कहा जाता है संवहन मंडल। और देखिए ये काम क्या करता है, जो ये कन्वेक्टिव जोन या कन्वेक्शन जोन होता है इसमें हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, और ये जो हाइड्रोजन के सेल हैं मित्रों ये जो है कोर की तरफ बड़े होते हैं, कोर की तरफ बड़े होते हैं, और इधर बाहर की तरफ क्या होते हैं, ये छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन कोर की तरफ बड़े होते हैं। और ये हाइड्रोजन सेल काम क्या करते हैं, ये एक्स रेज और गामा रेज को बाहर जाने से रोकते हैं। ये एक्स रेज और गामा रेज को बाहर नहीं जाने देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, अगर ये हाइड्रोजन सेल नहीं होते तो एक्स रेज और गामा रेज धरती पर जीवों का रहना, जीवों का जीना क्या करते, मुश्किल कर देते। लेकिन इन हाइड्रोजन सेल के कारण ये जो है एक्स रेज और गामा रेज जो है मतलब ये धरती पर नहीं जा पाते हैं, धरती पर जीवन सुरक्षित रहता है। थोड़ा सा उसको बंद कर दीजिए। तो हाइड्रोजन सेल करता क्या है, हाइड्रोजन सेल इन एक्स रेज और गामा रेज को बाहर आने से रोकता है। लेकिन जो ये फोटान होता है ये हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए जो है ये डाट डाट लाइन के रूप में, प्रकाश के रूप में वो बाहर निकल जाता है, और सूर्य से हमको अनवरत प्रकाश प्राप्त होता रहता है। तो सूर्य की ये 3 सतहें थी, ये आपका हो गया कोर, ये आपका हो गया विकिरण मंडल यानी रेडिएटिव जोन, और ये तीसरी सतह हो गई आपकी कन्वेक्टिव जोन या संवहन जोन, संवहन मंडल, और इसमें जो होता है हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं। और देखिए इसमें क्या खास बात है,
देखिए मित्रों, कभी कभी होता क्या है, जो आपका ये कोर है, जो आपका ये कोर है, इसमें हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है और इस संलयन के फलस्वरूप कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल जाती है, या आप यूं कह लीजिए कभी कभी हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसके फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा जो होता है वो प्लाज्मा अवस्था में होता है और ये बाहर निकल जाता है, ये प्लाज्मा बाहर निकल जाता है। ये मतलब आपका जो कोर है ये प्लाज्मा बाहर फेंक देता है और ये प्लाज्मा ये हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है। ये सौर ज्वाला, जिसको हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। ये सौर ज्वाला दो ढंग की होती है। किसी किसी सौर ज्वाला का तापमान बहुत ज्यादा होता है, ये 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर निकल जाती है और जो है जाकर के अंतरिक्ष में इधर उधर विचरण करती रहती है और कभी कभी जाकर के दूसरे ग्रहों पर गिर जाती है और वहां पर नुकसान या तबाही करती है। और एक प्रकार की सौर ज्वाला जिनका तापमान थोड़ा सा कम होता है, हम या यूं कह लेते हैं 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, ये भी इस हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर निकलती है। ये भी हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर निकलती है, लेकिन इसका तापमान कम होता है, इसका तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य क्या करता है, इसको अंतरिक्ष में विचरण करने नहीं देता है। जैसे आप ही के घर से अगर बड़े बच्चे बाहर जाते हैं, कहते हैं नहीं हम बाहर घूमने जाएंगे, तो माता पिता का जोर कम चलता है, वो कहते हैं अच्छा जाओ बाहर जाओ, जा रहे हो तो। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जब बाहर जाने की जिद करते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं कि भाई तुम छोटे हो बाहर मत जाओ। तो इसका टेम्परेचर कम होता है इस सौर ज्वाला का 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य इसको वापस खींच लेता है, कहता है कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए, चलो वापस चलो अंदर चलो, घर के अंदर चलो, तो इसको वापस खींच लेता है। तो दो प्रकार की सौर ज्वालाएं होती हैं, तो आइए इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। तो पहले हम इस सौर ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं जिसका तापमान 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिए ये सौर ज्वाला क्या करता है, चूंकि इसका तापमान 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सूर्य का कोर छोड़ करके बाहर, सूर्य की कक्षा छोड़ करके बाहर निकल जाता है और बाहर निकल करके अंतरिक्ष में विचरण करता रहता है, कभी किसी ग्रह पर कभी किसी ग्रह पर ये गिरता रहता है। अपने पृथ्वी के संदर्भ में क्या होता है, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और ये सौर ज्वाला टहलते टहलते हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ गया। तो ध्यान रखिए, इस बात को जानिए कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल में एक होता है आयन मंडल। ये जब सौर ज्वाला आयन मंडल से टकराती है तो जैसे पानी पर कोई चिप भी टकरा करके छिछल जाती है, मतलब बाहर चली जाती है, उसी तरह से जब सौर ज्वाला आयन मंडल से टकराती है तो आयन मंडल इसको क्या करता है, बाहर फेंक देता है, इसको बड़ी तेजी से बाहर फेंक देता है। और जब ये आयन मंडल से टकराता है तो बहुत तेजी से प्रकाश होता है। इस प्रकाश को हम लोग कहते हैं अरोरा, इस प्रकाश को हम लोग अरोरा कहते हैं। और देखिए मित्रों, ये जो अरोरा नामक प्रकाश होता है ये पृथ्वी पर दो डायरेक्शन में जाता है, या तो ऊपर जाएगा और या तो नीचे जाएगा। जब ये अरोरा प्रकाश ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। और जब ये प्रकाश या सौर ज्वाला नीचे की तरफ जाएगी तो हम लोग इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। दो प्रकार का होता है। जब ये मतलब आपका सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो हम लोग इसको कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके नीचे की तरफ आती हुई वापस दिखाई देती, नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो हम लोग इसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो ये रहा उस सौर ज्वाला के बारे में जिसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस अरोरा के पृथ्वी के वायुमंडल से टकराने पर क्या होता है ये भी जान लीजिए। जब ये टकराती है तो ये पृथ्वी पर जो फोन के नेटवर्क होते हैं, जो मोबाइल के नेटवर्क होते हैं, उनको कुछ समय के लिए गायब कर देती है। जैसे कोई बात कर रहा है तो उसको अपनी ही आवाज़ सुनाई देने लगती है, या कहीं किसी दूसरे की आवाज़ सुनाई देने लगती है।
तो कुछ देर के लिए क्या होता है, नेटवर्क गायब हो जाता है, ये होता है। अच्छा, हम इस सौर ज्वाला के बारे में भी पढ़ लेते हैं जिसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये सूर्य के कोर से बाहर निकला, हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए बाहर निकला, तो चूंकि इसका टेम्परेचर कम था, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो सूर्य ने इसको कहा कि नहीं, तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है। ये इसको वापस खींच लेता है। अच्छा, जाते समय मित्रों ये भी हाइड्रोजन सेल को फाड़ते हुए निकलता है, लेकिन पुनः वापस लौटते समय चूंकि इसका टेम्परेचर और कम हो जाता है, तब ये जो है इस हाइड्रोजन सेल में से वे वापस नहीं लौटता है, बल्कि ये हाइड्रोजन के 2 सेलों में से होकर के वापस लौटता है। जैसे एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इसमें से ये वापस लौटता है। तो चूंकि देखिए जो हाइड्रोजन सेल होते हैं उनका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और इस सौर ज्वाला का, लौटती हुई सौर ज्वाला का तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम ही होता है। और आप लोग जानते हैं जब कोई ज्यादा तापमान की वस्तु में कोई कम तापमान की वस्तु हो तो वो क्या होती है, वो काला दिखाई देने लगती है। तो सूर्य की सतह का तापमान चूंकि बहुत ज्यादा है और लौटती हुई सौर ज्वाला का तापमान कम है, तो ये काली दिखाई देने लगती है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहते हैं सौर कलंक या सोलर स्पॉट। इसको हम लोग सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहते हैं। और इस सौर कलंक या सोलर स्पॉट की पहली बार खोज जो है ये गैलीलियो ने की थी। पहली बार खोज गैलीलियो ने की थी। और ये जो सौर कलंक का केंद्रीय भाग होता है मित्रों, इस सौर कलंक का केंद्रीय भाग और भी काला होता है, और इस केंद्रीय भाग को कहते हैं अम्ब्रा। इस केंद्रीय भाग को अम्ब्रा कहते हैं, और सौर कलंक के बाहरी भाग को पुनुम्ब्रा कहते हैं, पुनुम्ब्रा। और ये सौर कलंक बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षमता वाला होता है, और ये मैग्नेटिक आर्क का निर्माण करता है, मैग्नेटिक आर्क का निर्माण करता है, और इसकी चुंबकीय क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप लोग जानते होंगे कि एमआरआई मशीन होता है। एमआरआई मशीन की चुंबकीय क्षमता 3 टेस्ला होती है, और उसकी जो है लंबाई चौड़ाई एक कमरे के बराबर होती है। लेकिन फिर भी एमआरआई मशीन के पास जो है कोई जाता है तो उससे पहले ही सचेत किया जाता है कि जैसे आपके अंदर कोई, जैसे किसी का हड्डी उड्डी टूटा है तो उसके अंदर वो सरिया वगैरह डाल देते हैं, या किसी के दिल का ऑपरेशन हुआ तो स्टंट डाल देते हैं, तो सचेत कर दिया जाता है भाई आप जा रहे हैं तो बता दीजिए। ऐसे आदमियों को वहां पर जाना वर्जित होता है, क्योंकि एमआरआई मशीन क्या होगी, अगर उसके पास जाएंगे तो वो आपके शरीर में जो भी लौह पदार्थ है वो उसको खींच करके बाहर निकाल लेगी। जैसे शरीर में अगर गोली भी लगी है, आप एमआरआई मशीन के पास जाते हो तो वो गोली भी खींच करके बाहर निकाल लेती है। तो एमआरआई मशीन जिसकी चुंबकीय क्षमता 3 टेस्ला होती है, वो भी इतना ताकतवर होता है कि ट्रक को खींच सकता है, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब आप जान लीजिए सूर्य की कितनी ज्यादा चुंबकीय क्षमता होगी, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए तो कभी कभी सूर्य क्या करता है, वो पृथ्वी का नेटवर्क ही गायब कर देता है। और देखिए ये सौर कलंक की एक खास बात और होती है, जो ये सौर कलंक सूर्य में बनते हैं वो 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में ही बनते हैं। 0 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में ही बनते हैं। इसके इधर बनते हैं, इधर से भी 0 से 40 डिग्री तक ही बनेगा। मतलब जो सौर कलंक बनते हैं 0 से लेकर के 40 डिग्री तक ही बनते हैं। ये रहा हमारा आज की कक्षा सूर्य पार्ट 1। और सूर्य के बारे में जो कुछ भी बातें शेष रह गई हैं उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। और लाइट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।